कल हम लोग फाइनेंशियल डिसीजन पढ़े थे, हम लोग फाइनेंशियल डिसीजन। आज स्टार्ट करते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग, है ना। तो फाइनेंशियल डिसीजन में हम लोग देखे थे 3 मेजर इश्यूज था। क्या क्या था? इन्वेस्टमेंट का, प्रोक्योरमेंट का और प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन का। ये 3 मेजर जो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज करते हैं तो ये कहलाता है फाइनेंसिंग डिसीजन, है ना। आज हमको पढ़ना फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में। तो फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब क्या होता है? जो आपको जो फंड की जरूरत है, आपको जो फंड की जरूरत है स्पेसिफाइंग करना, उसका वो फंड कैसे अरेंज करेंगे उसके बारे में सोचना है। यानी कि द प्रोसेस ऑफ एस्टिमेटिंग द फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट, यानी कि जितना फाइनेंशियल आपको रिक्वायरमेंट है, जितने यानी कि ये तो डिपेंड करता है बिजनेस के नेचर पर, साइज पर, स्कोप पर, मार्केट पर, है ना। तो जो आपके फाइनेंस की आपको जितने रिक्वायरमेंट है, स्पेसिफाइंग सोर्स ऑफ फंड्स एंड इंश्योरिंग दैट इनफ फंड्स आर अवेलेबल एट राइट टाइम। यानी कि कहता है क्या, जो आपको जितने फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है उसको स्पेसिफाई करना, है ना। दैट मीन्स कितना मेरा इक्विटी होगा, कितना प्रीफरेंस होगा, कितना डिवेंचर होगा, कितना किस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लोन होगा, बस समझ रहे। उसको फंड को स्पेसिफाई करना और इस बात को इंश्योर करना जो भी फंड अवेलेबल है उस फंड से हम जब चाहेंगे एट ए राइट टाइम में वो फंड से फाइनेंशियल मेरे पास अवेलेबल है। इससे रिलेटेड जो प्लानिंग करते हैं वही प्रोसेस क्या कहलाता है? फाइनेंशियल प्लानिंग। बात समझ में आए? दैट मीन्स आप जब बिजनेस स्टार्ट कीजिएगा तो आपको क्या सबसे पहले सोचना पड़ेगा कि हमको कितने फाइनेंस की जरूरत है। दैट मीन्स प्लान कर रहे हैं। प्लानिंग का मतलब क्या? थिंक बिफोर डूइंग समथिंग, थिंकिंग इन एडवांस। प्लानिंग का मतलब यही बात होता है ना। तो यही बात तो हमको यानी बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो फाइनेंस की जरूरत तो है, तो ये कितना जरूरत है उसको एस्टिमेट करेंगे। एस्टिमेट करेंगे किस चीज का? फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट का। फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट कितना, उसका एस्टिमेशन। उसके बाद उसका सोर्स, यानी कि एस्टिमेशन तो कर लीजिए हमको 10 करोड़, 50 करोड़, 25 करोड़ की जरूरत है, बट ये कहाँ से अवेलेबल होगा उसको स्पेसिफाई करना। यानी उस 10 करोड़ में से क्या कहते हैं, कितना मेरा इक्विटी होगा, कितना मेरा प्रीफरेंस होगा, कितना डिवेंचर होगा, कितना फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन होगा, कितना रिटेन अर्निंग होगा, कितना ऑन्ड कैपिटल होगा, बस समझ रहे हैं। यानी कि स्पेसिफाइंग सोर्स ऑफ फंड्स। दूसरी बातें, सबसे पहला क्या बातें? एस्टिमेशन ऑफ फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट। नंबर 2 स्पेसिफाइंग सोर्स ऑफ फंड, यानी कि जितना जरूरत है वो कहां से आएगा वो। एंड नंबर 3 दैट इनफ फंड्स आर अवेलेबल एट द राइट टाइम, यानी जब भी हमको जरूरत पड़ेगा वो उस समय में हमारे लिए अवेलेबल होगा। तो ये जो हम लोग थिंकिंग करते हैं, प्लानिंग करते हैं, तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है? फाइनेंशियल प्लानिंग कहलाता है। बात समझे? तो अब बात करते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग का क्या ऑब्जेक्टिव है। फाइनेंशियल प्लानिंग का क्या ऑब्जेक्टिव है? तो सबसे पहले कहता है डिटर्मिनेशन कैपिटल रिक्वायरमेंट। कैपिटल फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट, आपको कितने, यानी कि कितने पैसे की जरूरत है, कितना फंड। क्योंकि आप जानते हैं कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विदाउट फाइनेंस पॉसिबल तो है नहीं। एडिक्वेट फाइनेंस रहना चाहिए। अगर कम है फाइनेंस तो भी गड़बड़ है, ज्यादा है तो भी गड़बड़ है। यानी एक्सेस कैपिटल एंड लेस कैपिटल बोथ आर हार्मफुल फॉर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। दोनों हार्मफुल होता है। दैट मीन्स एडिक्वेट फाइनेंस होना चाहिए। तो वो फाइनेंस कहाँ से, यानी उसका डिटर्मिनेशन करेंगे हम लोग, ये कितने फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है। अब ये कैसे रिक्वायरमेंट, यानी कि ये डिपेंड करता है आपके बिजनेस के नेचर पर, है ना, बिजनेस के साइज पर, मार्केट पर। बात समझ रहे हैं? अब कहिए कैसे? अगर मान लीजिए आप सोचते हैं कि हम ट्रेडिंग का बिजनेस करेंगे, ट्रेडिंग, तो ट्रेडिंग में ज्यादा फिक्स्ड कैपिटल नहीं लगता है। लेकिन अगर आप सोचते हैं हम मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो मैन्युफैक्चरिंग में तो इंडस्ट्री लगाना पड़ेगा आपको, तो उसको ज्यादा फिक्स्ड कैपिटल की जरूरत पड़ेगी। बात समझ रहे हैं? तो वो अरेंजमेंट, यानी कि उसका रिक्वायरमेंट कितना है इसके बारे में डिटर्मिनेशन करना। क्लियर? दूसरी बात डिटरमाइनिंग कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब ये, यानी पहले तो आप ये डिटरमाइन कर ले जो हाउ मच। डिटरमाइनिंग कैपिटल रिक्वायरमेंट का मतलब क्वांटम ऑफ कैपिटल। क्वांटम यानी कि कितनी होनी चाहिए कैपिटल, इस पर उसका मतलब ये होता है। जो क्वांटम 10 करोड़, 25 करोड़, 5 ट्रिलियन, 6 ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन, 100 ट्रिलियन, जो भी है, तो ये जो डिटरमाइन करते हैं बिजनेस के नेचर के अनुसार से या और सभी फैक्टर्स को देखते हुए, तो वो कहलाता है कैपिटल रिक्वायरमेंट का डिटर्मिनेशन। नंबर 2 होता है जो उसको एलोकेट करना, यानी कि वो जितने की भी जरूरत है उसकी जो भी क्वांटम है उसमें से कितना मेरा इक्विटी होगा, कितना डेट होगा, यानी ऑन फंड कितना होगा, बोरोड फंड कितना होगा, इसको एलोकेट करना।
तो ये कहलाता है कैपिटल स्ट्रक्चर। बात समझिए, ये क्या कहलाता है? कैपिटल स्ट्रक्चर का डिटर्मिनेशन करना। फिर फ्रेमिंग फाइनेंशियल पॉलिसी, इसके बाद फाइनेंशियल पॉलिसी फ्रेम करेंगे। फाइनेंशियल पॉलिसी इस तरीके से फ्रेम करने का मतलब ये होता है जो क्या गवर्नमेंट का रूल है, गवर्नमेंट क्या कहता है, जितना आपका विचार होगा उस हिसाब से नहीं ना, कंपनी एक्ट के हिसाब से हम लोगों का चलना होता है ना। तो कंपनी एक्ट 2013 का क्या रूल रेगुलेशन है, वो क्या कहता है, ठीक है, वो कभी नहीं कहेगा जो 100% डेट लेकर के ही आप बिजनेस स्टार्ट कीजिए। अगर आप सोचते हैं 100% हम डेट पे ही बिजनेस स्टार्ट करें तो वो रूल का वायलेशन होगा, है ना। तो वो क्या है, यानी कि वो पॉलिसी तैयार करेंगे जो क्या कितना हमारा, दैट मीन्स ये अगर हम लोग डेट से लेते हैं तो इसका इंटरेस्ट देने का तरीका मेरा क्या होगा, हाफ ईयरली देंगे, एनुअली देंगे, है ना। अगर इक्विटी लेते हैं तो इसको डिविडेंड देने का तरीका क्या होगा, है ना। हमारे पास जो फाइनेंस अवेलेबल है इसमें से कौन सा पैसा का यूज किस फंड में करना है, किसके लिए यूज करना है, बात समझ में आ रहा है। तो ये कहलाता है फ्रेमिंग फाइनेंशियल पॉलिसी। तो ये जो हुआ आपका, ये क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। क्लियर है ये। इसके बाद आते हैं तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, यानी फाइनेंशियल प्लानिंग का क्या इम्पोर्टेंस होता है ना। तो सबसे पहला इंश्योर एडिक्वेट फंड, यानी कि ये आपको क्या करता है, जैसे ये ऑब्जेक्टिव से ही पता चलता था क्या, जो आपको किसी भी बिजनेस के लिए, अब जैसे क्या बताइए, जो अगर आपको एक क्या कहते हैं तनिष्क की तरह, यानी कि आप सोचते हैं कि एक हम ज्वेलरी का शॉप खोले, आउटलेट खोले, है ना। तो ये डिपेंड करता है ना प्लेस पर, ये डिपेंड किसके ऊपर करता है, प्लेस पर। अगर आप ये सोचते हैं हथुआ मार्केट में जाकर जहाँ पर तनिष्क का शोरूम है, डाकमल्ला चौराहा पर जहाँ पर तनिष्क का शोरूम है, जगदेव पथ में जहाँ पर तनिष्क का शोरूम है, इसके बगल में खोले, तो उसका आपका जो कंपटीटर है उसके रिलेटिव में आपको फंड लगाना पड़ेगा। लेकिन यही चीज आप सोचते हैं ज्वेलरी का शॉप जो यहाँ नहीं खोल के कहीं दूर दराज इलाकों में, जैसे बक्सर में यहाँ पर खोले, तो वहां पर तनिष्क तो नहीं है, तो वहां पर आपको रिलेटिवली कम लगेगा, वहां का मार्केट भी कम है, जो जिस रेंज का ज्वेलरी यहाँ चाहिए उस रेंज का उधर भी नहीं चाहिए। तो ये यानी कि क्या एडिक्वेट इंश्योर करता है, जो कहाँ के लिए कितना जरूरी है ये इंश्योर करता है। फिर बैलेंस बिटवीन कैश इनफ्लो एंड कैश आउटफ्लो। अब समझिए बात, आपने जो कैपिटल स्ट्रक्चर तैयार किया है ना, जो मेरे पास कितना डेट होगा और कितना ऑन कैपिटल होगा, दो तरीके से, कितना बोरोड कैपिटल होगा, कितना ऑन कैपिटल होगा। बोरोड कैपिटल जो जैसे ही आप लीजिएगा तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा आपको, है ना। तो ये कल भी हम लोग बात किए थे क्या, जो आप जैसे ये जो इंटरेस्ट बोरोड कर लिए, तो आपको तो बिजनेस में प्रॉफिट हो या लॉस हो, हर हमेशा उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इंटरेस्ट कब दीजिएगा, इंटरेस्ट में तो आउटफ्लो होता है कैश का, तो कैश आते हुए रहेगा, कैश का इनफ्लो रेगुलर रहेगा, तब आप समय पर उसको इंटरेस्ट दे पाइएगा। लेकिन आपके बिजनेस का नेचर ही ऐसा नहीं है, साल में कभी कभी पैसा आता है और आप सोचते हैं हम क्वार्टरली इंटरेस्ट दे दें, तो दे पाइएगा नहीं ना। तो वही कहता है जो ये इसके बीच में भी बैलेंस बनाना, कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो के बीच में, क्योंकि सफिशिएंट लिक्विडिटी रहना बिजनेस में, जितना इनफ्लो है आउटफ्लो है, जो पैसा आता है वो चला ही जाता है, तो फिर आप लिक्विडिटी का कमी हो जाएगा ना आपके बिजनेस में, ठीक है। आप समय पर सैलरी नहीं दे पाइएगा, स्टॉक का रॉ मटेरियल का स्टॉक नहीं कर पाइएगा, समझ रहे। तो इनका होना क्या है, जरूरी है बैलेंस बनाना दोनों के बीच में। फिर लॉन्ग टर्म ग्रोथ, यानी बिजनेस का जो हम लोग सोचते हैं, जैसे कि 11th में हम लोग पढ़े थे, जो बिजनेस करने का जो दैट मीन्स ऑब्जेक्टिव होता है, तो दो ऑब्जेक्टिव, एक इकोनॉमिक और एक सोशल। इकोनॉमिक में जो पढ़े थे, तो इकोनॉमिक में मेन तरीके से 3, प्रॉफिट, सर्वाइवल एंड ग्रोथ। तो प्रॉफिट क्या देखे थे हमने, जो प्रॉफिट जो है किसी भी बिजनेस को एग्जिस्टेंस प्रोवाइड करता है ना, और बहुत सारे रोल होते हैं। सर्वाइवल का मतलब होता है जो बिजनेस के पास इतना तो प्रॉफिट कम से कम जरूर हो जो इसकी जो फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट है उसको मिटिगेट कर पाए, है ना। और इसके बाद अगर इससे ज्यादा प्रॉफिट हुआ तब वो ग्रोथ इन द सेंस हो जाता है क्या, जो जिस प्रोडक्ट का करता है, तो आज एक प्रोडक्ट कर रहा है तो कल दूसरा प्रोडक्ट करेगा, है ना। एक मार्केट में है तो कल दूसरे मार्केट में जाएगा, अगले मार्केट में जाएगा। आज सिर्फ इंडिया में कर रहा है तो कल एक्सपोर्ट भी करेगा, ये ग्रोथ। तो ये यानी कि लॉन्ग टर्म ग्रोथ। तो लॉन्ग टर्म ग्रोथ मतलब लंबे समय के लिए सोचते हैं, ठीक है। फिर कहता है रिड्यूस एज अनसर्टेनिटीज, यानी कि फाइनेंशियल प्लानिंग अगर करके रखते हैं हम लोग, जो फ्यूचर में हमारे पास कहां से फंड आएगा। प्लानिंग का मतलब क्या, फ्यूचर के बारे में सोचना। तो ये अगर आपको पहले से प्लान किया हुआ है, अगर आप ये बात आप जान रहे हैं जो अगले आने वाले सालों में उस समय में ऐसा सिचुएशन होगा, कुछ मान लीजिए ऐसा फोरकास्टिंग करते हैं, है ना। या आप सोच रहे हैं जो अच्छा हमने जो आज प्लांट एंड मशीनरी जो लगाया इसके लायक
5 ईयर से। 5 साल में ये ऑब्सोल्यूट हो जाएगा। लेकिन कोई जरूरी नहीं है, टेक्नोलॉजी की बात है। 5 साल तो आप अंदाजा लगा लिए, हो सकता है इसके बीच में ही नया टेक्नोलॉजी आ गया तो उसी समय में बर्बाद हो जाएगा। तो आज आपने अभी ही प्लानिंग कर लिया है, अगर ठीक है समय तक चला था तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर समय से पहले ये ऑब्सोलेट हो गया या नया टेक्नोलॉजी आ गया तो उस समय में अगर हमको नया मशीनरी का जरूरत पड़ेगा तो ये फंड है हमारे पास, इसका यूज कर लेंगे। दैट मींस आपका प्लान किया हुआ है तो उस समय में आपका ये जो अनसर्टेनिटी है ये आपको परेशान नहीं करेगा, यानी रिड्यूसेज अनसर्टेनिटी। फिर प्लानिंग का मतलब यहाँ पर क्या, जो हर एक चीज के बारे में प्रॉपर थिंकिंग करके रखना, प्रॉपर सबका बैलेंस बना करके रखना, जो किस फंड का यूज किस जगह करना है ना, वैसे ही नहीं कर लेना। यानी कि फाइनेंशियल प्लानिंग में जो हम लोग देखे तो फाइनेंशियल प्लानिंग में क्या, फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट का एस्टिमेशन करना, नंबर 2 स्पेसिफाई करना जो वो कहाँ से आएगा, और नंबर 3 इसके बारे में इंश्योर करना जो वो फंड इनफ है, इजीली अवेलेबल है। और तब इसका हम लोग ऑब्जेक्टिव देखें तो ऑब्जेक्टिव में फाइनेंशियल प्लानिंग के 3 मेन ऑब्जेक्टिव, कैपिटल रिक्वायरमेंट का डिटर्मिनेशन, कैपिटल स्ट्रक्चर का डिटर्मिनेशन, फाइनेंशियल पॉलिसीज का फ्रेमिंग। ठीक है, इसके बाद हम लोग इसका इंपॉर्टेंस देखें तो इंपॉर्टेंस में सबसे पहले ये हमको क्या करता है, हमारे पास जो एडिक्वेट फंड है उसको इंश्योर करता है, कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो के बीच में बैलेंस, प्रॉपर बैलेंस बनाना रहता है। इसके बाद लॉन्ग टर्म ग्रोथ को ये हमको बताता है, देन ये क्या करता है, फ्यूचर अनसर्टेनिटीज को ये रिड्यूस करता है। इसके बाद प्लानिंग करने में ये हमारे लिए क्या होता है, हेल्पफुल होता है, और देन बेसिस ऑफ फाइनेंशियल कंट्रोल ये करता है। ठीक है, तो बात करते हैं अब हम लोग कैपिटल स्ट्रक्चर का। किसका बात करते हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर का। तो देखिए कैपिटल स्ट्रक्चर मीन्स आपका जो भी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है, जैसे कि आपको 10 करोड़ रुपए की जरूरत है, ठीक है, 10 करोड़ रुपए की, तो 10 करोड़ में आप अपना कितना पैसा लगाना चाहते हैं और डेट का पैसा कितना लगाना चाहते हैं, ये जो कॉम्बिनेशन तैयार होता है, ये जो कॉम्बिनेशन तैयार करते हैं, ठीक है ना, दैट मीन्स उसको हम लोग बोलते हैं कैपिटलाइजेशन करना। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, तो इसी में यानी कैपिटलाइजेशन में किसका कितना प्रोपोर्शन होगा, व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ द इक्विटी, डेट, ये जो मिक्सअप तैयार करते हैं हम लोग वही कहलाता है कैपिटल स्ट्रक्चर। ठीक है, यानी कि कैपिटल स्ट्रक्चर मीन्स दैट द टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज, सिक्योरिटीज मतलब शेयर डिवेंचर बॉन्ड, सिक्योरिटीज मतलब शेयर डिवेंचर बॉन्ड, टू बी यूज्ड एंड प्रोपोर्शनेट अमाउंट दैट मेक अप द कैपिटलाइजेशन। बात समझ में आया, ठीक है, यानी कि ये जो है यानी कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब क्या हुआ, जो कैपिटल स्ट्रक्चर मीन्स द टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज टू बी यूज्ड एंड प्रोपोर्शनेट अमाउंट्स दैट मेक अप द कैपिटलाइजेशन। यानी कि आपका जो कैपिटल का अमाउंट है इसमें से कौन सा सिक्योरिटीज कितना यूज कीजिएगा, यानी कितना इक्विटी होगा, कितना इक्विटी प्रेफरेंस होगा, इसका प्रोपोर्शनेट तैयार करना, ये कहलाता है कैपिटल स्ट्रक्चर। क्लियर। अब देखिए ये जो कैपिटल स्ट्रक्चर जो आप अपना तैयार कीजिएगा, है ना, तो ये किस किस के बेसिस पर डिपेंड है, यानी इसको कौन कौन सा इफेक्ट करता है, क्या क्या सोच के हम लोग कैपिटल स्ट्रक्चर तैयार करेंगे। रिक्वायरमेंट तो हम लोग देख लिए जो किसका कितना होगा, है ना, लेकिन वो उसमें से किसका कितना प्रोपोर्शन होगा ये कैसे डिटरमाइन करते हैं इसके बारे में, यानी फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले कहता है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। देखिए ट्रेडिंग ऑन इक्विटी होता क्या है, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी होता क्या है, ठीक है। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का मतलब होता है टू इंक्रीज द अर्निंग ऑफ इक्विटी, यूज ऑफ डेट कैपिटल इन द कैपिटल स्ट्रक्चर। यानी हमारे पास जितना भी हमको फंड की जरूरत है उसमें इक्विटी, चूंकि क्या होता है ट्रू ऑनर होता है फर्म का, ऑर्गेनाइजेशन का, तो उसका अर्निंग बढ़ाने के लिए, है ना, कैपिटल स्ट्रक्चर में जो डेट कैपिटल का यूज करते हैं तो इसी को हम लोग बोलते हैं ट्रेडिंग ऑन इक्विटी करना, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं दूध में पानी मिलाना। समझ में आया। तो देखिए आप कहिए बार बार ये सर बता तो रहे हैं आप, लेकिन ये कैसे प्रॉफिटेबल हो जाता है, यानी कि लोन लेकर के, इसका मतलब क्या हो जाएगा, अगर लोन लेकर के बिजनेस करते तो प्रॉफिट ज्यादा होगा, कैसे होता है इस बात को समझ लीजिए। मान लीजिए एक एक्स है, या चलिए एक मुरारी कंपनी हो गया और एक उत्कर्ष कंपनी हो गया, दो कंपनी है ये, ठीक है। अब अगर मान लीजिए ये सेम मार्केट में ये लोग बिजनेस करता है, सेम मार्केट में रहेगा और सेम इंडस्ट्री लगाना चाहता है, तो लगभग लगभग दोनों को बराबर कैपिटल की जरूरत पड़ेगी,
दोनों को लगभग बराबर कैपिटल का जरूरत पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो कैपिटल जो ये लगाया कैपिटल रिक्वायरमेंट यानी कैपिटल जो है इसके पास मान लीजिए जो भी फंड की इसको जरूरत है, मान लीजिए इसको भी 20 लाख का जरूरत है, इसको भी 20 लाख का जरूरत है, कोई दिक्कत। अब मुरारी क्या क्या 20 लाख रुपया का जरूरत है इसको, लेकिन ये 20 लाख का 20 लाख अपना रुपया ही लगाया। ठीक है, यानी कि इसका इक्विटी हो गया। क्या हो गया इसका इक्विटी। उत्कर्ष ने क्या किया 8 लाख रुपया इक्विटी लगाया और 12 लाख रुपया ये लोन ले लिया, है ना। और ये लोन का जो रेट है, लोन का जो रेट है वो रेट मान लीजिए 10% है, 10% डिवेंचर। ये डिवेंचर ये पढ़े नहीं, इसको कूपन रेट बोलते हैं हम लोग, यानी जितना का डिवेंचर है उसका 10% इंटरेस्ट देना पड़ेगा, पढ़े थे हम लोग 11th में। ठीक है, ये इतना बात समझ में आया, है ना। यानी कि सेम इंडस्ट्री में अगर ये दोनों को है और सेम मार्केट में, तो दोनों को सेम कैपिटल की जरूरत पड़ेगी। 20-20 लाख का जरूरत पड़ा। मुरारी ने क्या किया, पूरा का पूरा पैसा इक्विटी से लिया। इसके लिए कैपिटल मार्केट, ये जो कल देखा, कल हम लोग कैपिटल मार्केट सबके बारे में बात किए थे ना, क्या एसेसेबल होता है, तो ये टोटल 20 लाख रुपया इक्विटी से ही ले लिया। उत्कर्ष ने क्या किया 8 लाख रुपया इक्विटी से अरेंज किया और 12 लाख रुपया अरेंज किया कहां से, 10% डिवेंचर से। कोई दिक्कत। अब अगर ये दोनों बिजनेस करता है तो मार्केट को क्या पता जी ये किसी पैसा से करे, लगभग दोनों को प्रॉफिट भी बराबर ही होगा, लगभग। अब 10-5 हजार का इधर उधर हो जाए वो मायने नहीं रखता है। जहां पर करोड़ों में बिजनेस चलता है वहां पर 10,000-15 हजार का अगर डिफरेंस हो गया तो क्या फर्क रखता है ना। तो उसको हम लोग बोलते हैं EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। यानी कि ये सारा खर्च कर चुका है, सैलरी दे चुका है, रेंट दे चुका है, इलेक्ट्रिसिटी बिल दे चुका है, एडवर्टीजमेंट कर चुका, सारा हो चुका है, सिर्फ इंटरेस्ट और टैक्स अभी नहीं दिया है, इसीलिए इसको बोलते हैं अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। हमने क्या होता है लगभग दोनों को बराबर होगा। मान लीजिए इसको भी 5 लाख का प्रॉफिट हुआ, इसको भी 5 लाख का प्रॉफिट हुआ, EBIT। बात समझ में आया। अब बताइए मुरारी को 5 लाख में से कोई इंटरेस्ट देना है नहीं सर, लेकिन उत्कर्ष तो देना है ना, क्योंकि इसका तो टोटल अपना कैपिटल था 20 लाख का 20 लाख, इसको इंटरेस्ट तो नहीं लगेगा, लेकिन इसको इंटरेस्ट लगेगा कि नहीं लगेगा। सरकार क्या करती है, जब अगर आप बिजनेस करते हैं और लोन लेकर के बिजनेस करते हैं, तो जो भी आपका इनकम है उस इनकम में से पहले इंटरेस्ट माइनस कर लीजिए, तब जो प्रॉफिट बचे उस पर हमको टैक्स दीजिए, है ना। यानी कि इसी को क्या कहते हैं टैक्स बेनिफिट। इंटरेस्ट से इससे क्या होता है टैक्स बेनिफिट। क्यों, क्योंकि इसको 5 पर देख लीजिए, इसको तो इंटरेस्ट घटेगा नहीं, क्योंकि इसको इंटरेस्ट तो लगा नहीं, इसका इंटरेस्ट घटेगा ना, तो कितना हो जाएगा 12 लाख का 10% निकालिएगा, 12 लाख का 10% कितना होगा 1,20,000 कितना हो जाएगा 1,20,000। तो लेस कर लीजिए इंटरेस्ट एट द रेट 10% ऑन डिवेंचर, इसका तो नहीं होगा, लेकिन इसका 1,20,000 लेस होगा। तो अब जो बचा ये क्या हो गया EBT, अर्निंग बिफोर टैक्स, क्योंकि अब इंटरेस्ट तो दे दिया, तो इसका अर्निंग बिफोर टैक्स कितना 5 लाख और इसका कितना 3,80,000। ठीक है, अब इस पर दोनों को टैक्स लगेगा, इसको 5 लाख पर लगेगा, इसको 2 लाख का लगेगा, है ना। मान लीजिए टैक्स का रेट जो है टैक्स जो है एट द रेट 40% है, मान लीजिए 40% टैक्स का रेट है, टैक्स एट द रेट 40%, तो इसको 5 लाख का 40% देना पड़ेगा, तो 5 लाख का 40% कितना 2 लाख टैक्स देना पड़ेगा। इसको 3,80,000 का 40% देना पड़ेगा, तो कितना होगा 3,80,000 का 40% निकालो जल्दी से, 1,52,000 होगा सर, देखो 152 होना चाहिए सर। टाइमिंग खत्म हो गया, उसको फिर से रीलॉगिन कीजिए, स्टार्ट कर दीजिए। कितना हुआ कितना सर 40% निकाला। हाँ 3,80,000 का 40% निकालो ना जल्दी से। 1,52 होता है ना, अभी तो वही कर 1,52,000। ठीक है, अब बताइए ये जो माइनस कर देते हैं तो इसको बोलते हैं EAT, अर्निंग आफ्टर टैक्स। तो इसका कितना बचेगा 3 लाख, इसका कितना बचेगा 10 में से 2 गया 8, 7 में से 5 गया 2, है ना, और 3 में से 1 गया 2, 2,28,000। ये जो हुआ
ये कौन लेगा? जो ऑनर होगा वो। ये 3 लाख कौन बांटेगा? जो ऑनर होगा वो। ये 2,28,000 कौन बांटेगा? जो ऑनर होगा वो। ऑनर कौन होता है? इक्विटी। तो ये 3 लाख कौन बांटेगा? इस 20 लाख के बीच में बांटेगा। और ये 2,28,000 कौन बांटेगा? ये 8 लाख वाला बांटेगा। क्या हो गया? बात समझ में आया कि नहीं? ये 3 लाख जो बांटेगा वो कौन बांटेगा? 20 लाख वाले, ठीक है। और ये 2,28,000 कौन बांटेगा? ये 8 लाख वाला, ठीक है। बात समझ में? उस पर क्या हो गया है? सर होस्ट लिख रहा है, होस्ट परमिशन देगा तब हो गया हो गया नहीं हो रहा। चलिए, तो ये क्या हुआ? ये हो गया आपको अर्निंग आफ्टर टैक्स। ये 3 लाख और ये 2,28,000, ठीक है। अब ये 3 लाख कौन बांटेगा? इक्विटी शेयर होल्डर। ये 2,28,000 कौन बांटेगा? इक्विटी शेयर होल्डर। यानी कि ये 3, इसको बोलते हैं हम लोग EPS, अर्निंग पर शेयर। क्या बोलते हैं? तो ये 3 लाख रुपया क्या करना है? बांट देना है 20 लाख रुपये वालों में। कितना में? 20 लाख में, ठीक है। और ये 2,28,000 बांट देना है किसके बीच में? 8 लाख के बीच में। अब आप बताइए, इसका कैलकुलेशन कर लीजिएगा। अब बताइए कौन ज्यादा आएगा, ये कि ये? ज्यादा कौन आएगा? ये कि ये? तो नाला की ये आएगा ज्यादा। ये 2,28,000 को 8 लाख में बांटना है। अब 3 लाख को 20 लाख में बांटना है, तो इसमें ना ज्यादा मिलेगा। प्रॉफिट ज्यादा, लेकिन बांटना पड़ेगा ज्यादा इसको ना सर। अरे हम निकालो, कैलकुलेटर निकालो, इसको 20 लाख जल्दी निकालो, फास्ट करो ना, कैलकुलेटर निकालो, जल्दी निकालो। लो ज्यादा बढ़ेगा। 15 लोग। इसका मतलब हुआ, जो अगर इस मुरारी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं 1 रुपया, तो 15 पैसे का इनकम होगा। 1 रुपया इन्वेस्ट करने पर कितना का इनकम होता है? 15। इसमें अगर 1 रुपया इन्वेस्ट करते हैं तो कितना का? 28 पैसा के लगभग में इनकम होता है। तो किसमें ज्यादा हुआ? किसमें नहीं ज्यादा हुआ? क्यों हो गया? टैक्स के कारण, सॉरी इंटरेस्ट के कारण। बात समझ में आया? अगर ये लोन पर नहीं लेता तो इसका इनकम नहीं बढ़ता। यही होता है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। बात समझे? आए बात समझ में? ये क्या हो गया? ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। दूसरा कहता है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। क्या कहता है? रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। जैसे ये तो हम आपको वैसे बना करके दिखा दिए, है ना। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का मतलब होता है, जो कंपनी एक्ट ने आपको एक फ्रेमवर्क दे रखा है, जो कितना परसेंटेज आप ओन फंड यूज कर सकते हैं, रिटेन अर्निंग यूज कर सकते हैं, कितना आप डेट यूज कर सकते हैं। इसका एक उसके अंदर ही आप अपना ये तैयार कर सकते हैं, उससे बियॉन्ड नहीं। बात समझ में आया? इसके बाद आता है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है, जो आप ये स्वतंत्र हैं, जो आप अपने हिसाब से इसको बना सकते हैं, अपने हिसाब से ये एस्टिमेशन कर सकते हैं। दैट मीन्स ये फ्लेक्सिबिलिटी। फिर कहता है कंट्रोल। कंट्रोल देते हैं, यानी से इक्विटी पर और डिवेंचर अगर सभी चीज रखते हैं, कहाँ कितना है अरेंज करते हैं, तो अपने कंट्रोल में रहता है ये। फिर कहता है कैश फ्लो। कैश फ्लो पर डिपेंड करता है। अगर कैश फ्लो बहुत अच्छा है तो लॉन्ग टर्म डेट का ही यूज कर लीजिए मैक्सिमम, क्योंकि समय पर आप इंटरेस्ट दे पाइएगा। अगर कैश फ्लो कम है, कैश फ्लो ज्यादा नहीं हो पाता, इनफ्लो ज्यादा नहीं है, तो आप सेल्फ का यूज यानी इक्विटी का यूज कीजिए। फिर कहता है नेचर ऑफ बिजनेस के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर आपके बिजनेस का नेचर है रॉ मटेरियल का यूज है ना, ट्रेडिंग करते हैं तो कम कैपिटल का जरूरत पड़ेगा, ऑन कैपिटल का ही यूज कीजिए, है ना। अगर आप फिक्स्ड यानी कि दैट मीन्स इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं तो उस हिसाब से आपको कैपिटल की जरूरत पड़ेगी। तो नेचर ऑफ बिजनेस के ऊपर डिपेंड करता है। फिर फाइनेंसिंग कॉस्ट। फाइनेंसिंग कॉस्ट का मतलब क्या? अगर हम लोग देखते हैं इक्विटी अगर लेते हैं तो इक्विटी ज्यादा महंगा होता है। इक्विटी क्या होता है? देखते हैं ये 0.5 का, ये इसका मतलब ये 15% है। ये कितना परसेंट है? 15%। और डेट का रेट कितना है? 10%। ठीक है, ये 28% मिल गया इसको, डेट को तो कितना मिला? 10%।
है ना। यानी कभी भी इक्विटी का मतलब क्या, ऑन। तो अपना व्यक्ति जो है वो ज्यादा डिमांड करता है। जो अगर कहीं भी रहिए, आप किसी से पूछ लीजिए आप इसका कितना लीजिएगा, अगर वो कह दे अरे जाओ ना जो होगा दे देना, इसका मतलब समझ जाइए जो मार्केट से पक्का वो ज्यादा लेगा। एक्सपेक्टेशन उसका आपसे बहुत ही ज्यादा हाई है ना। किसी भी टीचर से, किसी भी दुकानदार से, किसी भी घर में ही अगर 2 भाई बहन है, एक कहता है पापा हमको 4 रसगुल्ला चाहिए, ले लिया, एक कुछ बोलता ही नहीं है, पक्का उसको 4 से ज्यादा चाहिए। ठीक है, जो नहीं बोलता उसको ज्यादा चाहिए होता है। तो ये बता, इक्विटी तो कुछ बोलता नहीं, इसके पास कुछ कूपन रेट, इक्विटी कुछ बोलता नहीं जो हमको कितना चाहिए, लेकिन जो बचा सब चाहिए। जैसे कि घर में रसगुल्ला आया है ना, और क्या एक ने कहा, वर्षा ने कहा दीजिए हमको 4 रसगुल्ला चाहिए, तो 4 रसगुल्ला तो उसको मिल गया, ठीक है। लेकिन अब जो बच गया तो किसका होगा, जो है दूसरा उसी का होगा, तो ज्यादा ही तो मिलेगा ना उसको। यही बात है इक्विटी का। इक्विटी क्या कहता है, जो बचेगा सबसे लास्ट में वो हमको चाहिए, कम या ज्यादा, तो जनरली उसको ज्यादा ही मिलता है। बस समझ में आया। तो इसलिए इसका कहता है एक्सपेक्टेशन होता है। यानी कि फाइनेंस का कॉस्ट के ऊपर भी देखेंगे। फिर टाइम कंसिडरेशन करते हैं। टाइम कंसिडरेशन इन द सेंस यहाँ पर होता है, जो अगर मान लीजिए अगर लंबे समय के लिए यूज करना चाहते हैं, आप जो फंड लेते हैं वो लंबे यानी कि लॉन्ग टर्म एसेट्स में यूज करना है आपको, तो लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस का यूज करेंगे। अगर आप सोचते हैं एक शॉर्ट टर्म कुछ एक ऐसा अपॉर्चुनिटी आ गया है जिस समय में थोड़े समय के लिए फंड की जरूरत है और ये काम हो जाएगा तुरंत लौटा देंगे, तो शॉर्ट टर्म फाइनेंस का यूज कीजिए। बात समझ रहे हैं। टाइम कंसिडरेशन, मार्केट कंडीशंस, मार्केट के ऊपर भी डिपेंड करता है। मार्केट अप जा रहा है, डाउन जा रहा है, शेयर बाजार कैसे चल रहा है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। रिस्क किस में कितना है, तो इक्विटी का रिस्क, डिवेंचर का रिस्क, 11 में हम लोग ये सब चीज पढ़े, तो रिस्क को भी हम लोग बेयर करते हैं। फिर ये होता है आईसीआर, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, आईसीआर। हाँ, तो ये होता है आईसीआर, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इसका मतलब ये होता है जो कोई भी व्यक्ति जो आपको लोन देता है तो वो इस बात को आपसे जानना चाहता है जो आपका अर्निंग कम से कम इतना तो जरूर है, होना चाहिए, ताकि आप समय पर उसको इंटरेस्ट दे पाइए। जैसे बैंक में जाइएगा ना लोन लेने के लिए, तो आपसे पूछिएगा क्या कीजिएगा, तो बिजनेस, तो क्या अच्छा बिजनेस है, कितना क्या है, वो प्रॉफिट है लॉस, सारा चीज का डिटेल ढूंढे। दैट में वो जो लोन देता है तो उस इंटरेस्ट के लिए तो वो ये खोजेगा ना जो समय पर उसको इंटरेस्ट मिल जाएगा कि नहीं, दैट में आपके अर्निंग को देखेगा। तो वो EBIT इज इनेबल टू इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट, ये होता है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। यानी कि वो आपका जो अर्निंग है वो अवेलेबल, यानी उतना में से आप दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं, इस बात की आपसे वो कंफर्मेशन देखता है। तो ICR, DSCR, डेट सर्विस कवरेज रेशियो, है ना। इसका मतलब होता है जो आपको लोन देता है वो एक व्यक्ति ये आपसे जानना चाहता है कि एक लंबे समय के बाद इसका लोन का अमाउंट आप लौटा पाने में सक्षम है कि नहीं। अगर वो जान जाएगा कि आप लोन तो ले लीजिएगा लेकिन आप इसका पैसा नहीं लौटा पाइएगा, आपके पास वो कैपेबिलिटी नहीं है, तो वो लोन नहीं देगा आपको। बात समझ रहे हैं। यानी कि आपका जो, और वो कहाँ से दीजिएगा, इस इनकम में से पहले इंटरेस्ट देते जाइए, पहले तो वो इंटरेस्ट मांगेगा और तब न कुछ कुछ बचेगा तो इसको बचाते चलेगा, एक लंबे समय के बाद इसको लौटा दीजिएगा। ठीक है, ये होता है EBIT बाय लॉन्ग टर्म डेट, फिक्स्ड कॉस्ट वाले। ठीक है, ये होता है डेट सर्विस कवरेज रेशियो। फिर कहता है टैक्स रेट। टैक्स रेट के कारण अभी भी देखिए हम लोग टैक्स रेट भी बहुत ज्यादा माने, यानी टैक्स रेट बहुत ही ज्यादा हाई है, तो हम लोग डेट कैपिटल का यूज करेंगे, क्योंकि उस क्या होता है टैक्स बेनिफिट मिलता है इंटरेस्ट का, है ना। फिर होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, दैट मीन्स रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, यानी आप जहां पर भी पैसा लगाए हैं, इन्वेस्ट किए हैं, वहां से आपको कितना इनकम आ रहा है, आपका एल्डिंग कितना है, अर्निंग कितना है, ये डिपेंड करता है। तो ये सब कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो आपको कैपिटल स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन करने में मदद करता है। इन सब बात को ध्यान में रख करके आप कैपिटल स्ट्रक्चर को बनाते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर टुडे। और आज हम लोग फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में देखे, कल कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में, जैसे कि फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के बारे में स्टडी करेंगे। थैंक यू।